Hello everyone. Today in Forms of Business Organization, I am going to discuss the next topic of joint stock company, that is merits and limitations of joint stock company. Let's start the topic. Merits of joint stock companies. First merit is limited liabilities. As you know, I have already discussed in the features of joint stock company that each member of company have limited liability up to the extent of their capital contribution. डियर स्टूडेंट, कंपनी का जो पहला मेरिट है ये लिमिटेड लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है उनके द्वारा जो भी शेयर लिए गए होते हैं उसी की वैल्यू तक ही उनकी लाइबिलिटी होती है। अगर उन्होंने अपने कैपिटल का पूरा कंट्रीब्यूशन मीन्स कैपिटल का पूरा अमाउंट पे कर दिया है, नाउ देयर इज़ नो लाइबिलिटी। अगर कोई अनपेड अमाउंट है तो सिर्फ उसी अनपेड अमाउंट को पे करने की लाइबिलिटी उनकी होती है। मीन्स कंपनी के केस में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वह सीमित होती है, लिमिटेड होती है। उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वह बिजनेस के डेट्स को या लॉस को कवर करने के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। जैसा कि आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में जो लाइबिलिटी मेंबर्स की होती है वो अनलिमिटेड होती है, जहाँ पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। लेकिन कंपनी के फॉर्म में जब हम आते हैं तो यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है बल्कि लिमिटेड होती है, जो कि मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मेरिट है। As you see here, the liability of shareholders of company is limited to the extent of the amount unpaid on shares held by them. The personal property of shareholder cannot be utilized to pay off business debts. This encourages many people to invest in the shares of a company because of limited liability. और इसका रिज़ल्ट यही होता है कि कंपनी का जो फॉर्म है ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसमें वे कंपनी के शेयर्स में अपनी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। कंपनी के फॉर्म में मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरा मेरिट है कि इसमें ये अपने शेयर को थर्ड पर्सन को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द इन्वेस्टर्स आर अट्रैक्टेड टू परचेज द शेयर ऑफ ए कंपनी एज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एट एनी टाइम। इसको कैश में कभी भी कन्वर्ट किया जा सकता है, किसी भी पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय सेलिंग देयर शेयर। तो ये कंपनी के फॉर्म का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। जैसा कि आप पा रहे हैं कि अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आप शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। थर्ड इज़ परपेचुअल सक्सेशन। जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है, जो लाइफ है, वो लॉन्गर है, परपेचुअल है। कंपनी के मेंबर्स की डेथ है, मेंबर्स आए या जाएं, दैट कैन नॉट बी इफेक्टेड the life of company. So it is the third merit of company, that is perpetual succession, because a company will continue to exist even if all members die. It can be liquidated only as per the provisions of Companies Act. अगर कंपनी को कभी बंद करने की बात आती है तो जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं उसी के तहत आप बंद कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कंपनी को बंद नहीं कर सकते, वाइंड अप नहीं कर सकते। वाइंड अप करने के लिए कंपनी एक्ट के दिए गए पूरे प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ स्कोप ऑफ फॉर एक्सपेंशन। कंपनी को जैसा हमने शुरू में बताया था कि इट इज़ लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और इसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में कंपनी अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपेंड कर सकती है ड्यू टू लार्ज रिसोर्सेज, large amount of capital, large amount of finance. Through the issue of share, a company can accumulate large amount of capital, hence it has greater scope for expansion. आप ऐसा देख भी पा रहे होंगे कि हमारे देश की जैसे लीडिंग जो कंपनीज़ हैं, टाटा इंडस्ट्रीज़, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी, अगर सॉफ्टवेयर जायंट की बात करें, तो इस तरीके से जो हमारी कंपनीज़ हैं, अगर आप इनकी इनिशियल हिस्ट्री को देखेंगे तो इन्होंने बहुत लोअर अमाउंट से शुरू किया बिजनेस को, लेकिन आसानी से उसको एक्सपेंड किया और आज की डेट में डिफरेंट सेक्टर्स में कंपनीज़ काम कर रही हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं। रीज़न यही है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंस होने की वजह से इन्होंने अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपेंड कर लिया। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये ड्यू टू लार्ज रिसोर्सेज, यहाँ पे ये आसानी से प्रोफेशनल्स को एज ए मैनेजर अपॉइंट कर पाते हैं।
क्योंकि जो एक्सपर्ट और प्रोफेशनल्स होते हैं दे हैव टू बी पेड हैवी अमाउंट इन फॉर्म ऑफ सैलरी एंड अदर इंसेंटिव्स, बट इन कंपनी फॉर्म अगर हम बात करें तो ड्यू टू लार्ज रिसोर्सेज कंपनी इस तरह के एक्सपर्ट की सर्विसेज लेने में आसानी से सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट कंपनी को मिलता है कि एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट, प्रोफेशनल का अपॉइंटमेंट कंपनी के अंतर्गत किया जाता है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने कंपनी के बहुत सारे मेरिट्स को देखा, अब हम लिमिटेशंस की बात करेंगे। कुछ कमियां भी हैं इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो फर्स्ट लिमिटेशंस इज़ डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। अगर हम बात करें तो कंपनी की जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये काफ़ी टिपिकल प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन की जाती है, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो है ये डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन, एक नॉर्मल पर्सन कंपनी के बिजनेस को आसानी से सेटअप नहीं कर पाता है। ही हैज़ टू टेक द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट, और वहाँ पर उस केस में उसको यहाँ पे काफ़ी पैसे और समय खर्च करने पड़ेंगे। तो ये एक समस्या यहाँ पे आती है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ ए टाइम consuming, costly and complex process. It involves preparation of several documents and fulfillment of several legal formalities. So that it is said that there is difficulty in formation of company. Now the next is lack of secrecy. अगर हम दूसरे limitations की बात करें तो कंपनी के फॉर्म में सीक्रेसी की कमी पाई जाती है, जो कि अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस में सीक्रेसी बनी रहती है। बिकॉज यहाँ पे जो भी मैटर्स होते हैं दे आर ओपनली डिस्कस इन द मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड टाइम टू टाइम कंपनी हैव टू पब्लिश देयर इन अकाउंट रिलेटेड रिपोर्ट्स इन द न्यूज़पेपर and publish their annual reports. That's why each and every public know about the progress, growth and other financial information about the company. As you see here is public companies should publish their accounts and reports to the registrar of the company and to the public time to time. तो जब हम अपनी कंपनी से रिलेटेड सभी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते रहते हैं समय समय पर इन फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिपोर्ट्स, तो इसकी वजह से जो कंपनी की इंफॉर्मेशन की सिक्रेसी होती है वह यहाँ पर नहीं हो पाती है। जैसा कि आप देखे होंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को पब्लिश करने की कंपल्सन नहीं होती है, तो उस केस में उन सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस में सिक्रेसी काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जॉइंट स्टॉक कंपनीज़। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि हेंस देयर इज़ नो सीक्रेसी इन द ऑपरेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि हर कोई कंपनी की वेबसाइट पर जा करके कंपनी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहता है वो आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ कंपनी इज़ इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। कंपनी के अंदर जो भी इन्वायरमेंट होता है वो इम्पर्सनल होता है। जो भी आपको अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उसको पहले पूरा करना है आपको। यहाँ पे जो पर्सनल रिलेशंस हैं दैट इज़ नॉट गिवन एन इम्पॉर्टेंस इन द कंपनी फॉर्म, बिकॉज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ एफर्ट्स as well as personal involvement on the part of officer of the company. The large size of company makes it difficult to maintain personal contact with the employees, customers and creditors. यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने शुरू में बताया था, इट इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी भी काफ़ी संख्या होती है, कस्टमर्स जो होते हैं उनकी भी काफ़ी संख्या होती है, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उनकी भी जो संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस कंडीशन में हम सभी के साथ एज ए मेंबर अपने पर्सनल रिलेशंस नहीं बना पाते, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं बना पाते। रीज़न यही है कि यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करने की बात की जाती है, जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसको नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट इज़ न्यूमरस रेगुलेशंस। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से जो वेरियस लीगल्स प्रोविजंस बनाए गए हैं, जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन सभी को टाइम टू टाइम फुलफिल करना होता है। अगर कंपनी की तरफ से कहीं पर भी कोई लापरवाही हो जाती है तो यहाँ पर फ़ाइन और अदर चार्जेस कंपनी के ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि ड्यू टू न्यूमरस रेगुलेशंस कंपनी को
अपने ऑपरेशंस में कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है और इसको पूरा करने के लिए कंपनी को एक्सपर्ट पर्सन को अपने यहाँ अपॉइंट करना होता है ताकि सभी जो रेगुलेशंस हैं उसको टाइमली फुलफ़िल किया जा सके, जो कि अगेन एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसमें जैसे कुछ रेगुलेशंस की बात करें तो ऑडिट आपको टाइम टू टाइम रेगुलरली कराना है। प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, कंपनी लॉ बोर्ड एंड अदर एथराइज्ड ऑफिसेज जो हैं कंपनी की, वहाँ पर सबमिट करना होता है। फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट्स है, स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करना और उसकी रिपोर्ट सबमिट करना, ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्ट्रार, सेबी की गाइडलाइंस को फुलफ़िल करना। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कंपनी के फॉर्मेशन में, जिसको कि फुलफ़िल करने में और उसको पूरा करने में कभी कभी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। इसीलिए कंपनी में इस काम को करने के लिए एक्सपर्ट पर्सन लाइक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है और अगेन ये एक एक्सपेंसिव वर्क हो जाता है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज़ डिले इन डिसीजन मेकिंग। कंपनी के फॉर्म में ये कहा जाता है कि लार्जेस्ट फॉर्म होने की वजह से जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं और उस कंडीशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अगर ओपिनियन एक जैसी नहीं होती है तो फिर यहाँ पर उन सभी को कॉल करना मीटिंग के लिए, ये भी एक टिपिकल प्रोसेस है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सभी लोग एक साथ मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, तो ये एक डिफ़िकल्टी होती है। साथ में ओपिनियन अलग अलग होने की वजह से डिसीज़न लेने में देरी हो सकती है। सो सी हियर, ऑल इम्पॉर्टेंट decisions of a company are taken in the board meeting or after consulting the various people. Due to get consent from the directors and shareholders, there is delay in decision making in the company. अगर हम इसी बात को कंपेयर करें अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस से, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात अगर करते हैं, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं वहाँ डिसीजन काफ़ी तेज़ी से लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमें कंसल्टेशन है, डिस्कशन है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो किसी और पर्सन से करना नहीं है, अकेले ही, तो डिसीजन बहुत ही क्विक होते हैं। पार्टनरशिप की बात करें तो वहाँ भी जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं पार्टनर्स की, वो संख्या कम होती है, तो आसानी से डिसीजन जल्दी से लिए जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। कंपनी के मैनेजमेंट को ऑलिगार्किक कहा जाता है। ऑलिगार्की का मतलब होता है यहाँ पे रूल बाय ए फ्यू, कुछ लोगों के द्वारा रूल किया जाना। कंपनी के फॉर्म में अगर हम बात करें तो मेंबर्स की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उनकी तरफ से जो मैनेजमेंट के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव बनाए जाते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और इन्हीं कुछ लोगों के द्वारा कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग किया जाता है। और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल बेनिफिट और इंटरेस्ट को ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट्स को इग्नोर कर देते हैं। तो इस कंडीशन में शेयर होल्डर्स को नुकसान होने के चांसेस होते हैं, लॉस हो सकते हैं। और इस तरह का मैनेजमेंट जो कुछ लोगों के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। सी हियर, द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज़ इन हैंड्स ऑफ ए फ्यू पीपल, that is board of directors, who take all major decisions keeping in mind their personal interest and benefit and ignore the interest of shareholders, and therefore a company has an oligarchic management and not a democratic management। तो फिर यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कहने को तो हम डेमोक्रेटिक कहते हैं कि डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के बेस पे, लेकिन ये जो मेजॉरिटी होती है ये तो कुछ ही लोगों की होती है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होते हैं। सभी शेयर होल्डर्स की बात यहाँ पे नहीं होती है, तो इसलिए उनको इग्नोर किया जाता है। और जो मैनेजमेंट कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है इसमें वो पर्सनल बेनिफिट के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं। तो ये एक कभी कंपनी के फॉर्म ऑफ बिजनेस में है, दैट इज़ इन ऑलिगार्किक मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। ये भी एक चांसेस होते हैं कि लोगों के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट जो उनके हैं अलग अलग। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ एंड अदर स्टेक होल्डर मे एडवर्सली अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयज़ डिमांड हायर सैलरी बोनस, शेयर होल्डर्स डिमांड हायर डिविडेंड। तो इस तरह की जो डिमांड कंपनी की
से की जाती है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉय सैलरी की मांग करता है, शेयर होल्डर हायर डिविडेंड की मांग करता है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग इंटरेस्ट होने की वजह से देयर इज़ द चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। आई होप आपको लिमिटेशंस एंड मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर।